है। तो एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो चिप बनाती है। पर्टिकुलरली हम लोग जो अपना पर्सनल लाइफ में देखे तो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लोग लगाते हैं। आजकल तो लोग ज़्यादा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लेकिन डेस्कटॉप जब ज़्यादा यूज होता था तो लोग एनवीडिया का खरीदते थे ग्राफिक्स कार्ड, और उसको डेस्कटॉप में अलग से लगा देते थे। तो उससे चलिए हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल लोग, हमारे जैसे लोग, हम लोग क्यों ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं? हमारे जैसे लोग इन जनरल। शाश्वत बोलिए। सर फोटोशॉप करने के लिए, गेम खेलने के लिए। हाँ, ज़्यादातर हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो गेम खेलने के लिए खास करके वो इसको यूज करते हैं। ज़्यादा बेहतर गेमिंग हो सकता है उसमें ग्राफिक्स कार्ड से। एक्चुअली हमारा जो भी सिस्टम होता है उसमें जो मेन सीपीयू होता है, थोड़ा सा बोल भी रहे हैं, मेन जो सीपीयू होता है यही मेन काम करता है। जो भी काम आप देख रहे हैं सब सीपीयू करता है, ग्राफिक्स प्रोसेसर से लेकर के सब कुछ सब कुछ। तो लेकिन लेकिन बात ये है कि जब कभी भी हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वीडियो से रिलेटेड, गेमिंग वगैरह भी, तो वो ग्राफिक्स में काफ़ी, मैं सॉरी, सीपीयू में काफ़ी लोड पड़ता है। आप देखेंगे कभी फैन का जो स्पीड होगा, आप कभी महसूस कीजिएगा, आपका जो लैपटॉप होता है उसमें हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी देखेंगे वहाँ से आवाज़ आ रहा है, फैन काफ़ी स्पीड होगा, क्यों? गर्म हो गया है। क्यों? आप काम कुछ ऐसा कर रहा है कि वो काफ़ी गर्म हो गया है। तो सीपीयू जो होता है वो काम करता है, और ख़ास करके जो कंप्यूटेशन इंटेंसिव टास्क है जैसे गेमिंग, इसमें सीपीयू के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा लोड होगा और सीपीयू उतना मजबूत नहीं होगा तो आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब मिलेगा। यानी आप गाड़ी का एक्सेलेरेटर दबाएँगे तो थोड़ा देर से बढ़ेगा गाड़ी। तो आपको और ब्रेक लेंगे तो वो ब्रेक आपका अंदाज के हिसाब से अगर लेंगे तो जाके टक्कर ही हो जाएगा। तो वो ये प्रॉब्लम आता है। तो लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं सीपीयू में। तो सीपीयू में जो है ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, सीपीयू में नहीं, मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में जो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो ये जो वीडियो वाला जितना काम होता है ये ले लेता है, खुद ले लेता है। सीपीयू फ्री हो जाता है फिर। तो ये एक्स्ट्रा एक प्रोसेसर, रैम, सब कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं तो ये ग्राफिक्स का काम कर सके। खैर, तो एनवीडिया जो है एक ऐसा ही चिप मेकर है, एआरएम। उस चिप मेकर को एक्वायर की है। तो इससे ब्रिटेन में और यूरोपियन यूनियन में जो कंपटीशन वॉचडॉग है उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है कि इससे क्या होगा कि मतलब चिप मेकिंग पर जो कंट्रोल होगा वो एक कंपनी का काफी ज्यादा हो जाएगा। एआरएम जो चिप बनाता है उसका कुछ ऐसा मॉडल है कि उस मॉडल में ओपन मॉडल है, और इस मॉडल में बाकी काफी कंपनियां उसको सप्लांट करने के लिए बना सकती है चिप। लेकिन ये मॉडल के चलते एआरएम काफी पॉपुलर है। तो एनवीडिया उसको ले लिया है। तो बाकी चिप मेकर को ये डर है कि हम बिल्कुल बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो एआरएम का जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं ओपन लाइसेंसिंग मॉडल। तो इसको बोलते हैं कस्टमर न्यूट्रलिटी। तो तो इसके काफी सारे कस्टमर हैं, इंटेल, सैमसंग, एप्पल, क्वालकॉम, ये सब। तो खैर, जैसे हम बात किए थे फेसबुक का, हम नाल में है, फेसबुक जैसे एक्वायर किया दो कंपनियों को, सोशल मीडिया को, उसी तरह इसका जो एक्विजिशन है वो भी रडार में है कि इससे भी एक बहुत बड़ा एंटिटी क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि बाकी जो चिप मेकर्स है उनके ऊपर बहुत ही खराब असर पड़ेगा। तो बाकी पढ़ के समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा मेरे लिए बोलने के लिए नहीं है। अगला बात ये है कि जो कार होते हैं, कि कार में काफ़ी ज़्यादा आजकल आईटी का काफ़ी रोल है। पावर स्टीयरिंग है या ब्लूटूथ है। आजकल तो कनेक्टेड भी कार आ रहे हैं। हमको दो कार इधर में दिख रहा है, तीन कार अभी दिख रहा है जो कि कनेक्टेड कार बना रही है। तीन कंपनियां, एक हुंडई का अभी वेन्यू में कनेक्शन है, और किया का जो कार है वो भी कनेक्टेड कार है, और ये जो एमजी हेक्टर, एमजी,
एमजी का जो कार आ रहा है इंडिया में, दैट इज कनेक्टेड कार। खैर, पहले से भी काफी सारे चिप जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं कार्स में। तो ये चिप का ग्लोबल शॉर्टेज हो गया है, और ग्लोबल शॉर्टेज के कारण दुनिया में कार का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम हो गया। तो ग्लोबल शॉर्टेज के पीछे क्या रीजन है, हम थोड़ा थोड़ा बोल दे रहे हैं। ग्लोबल शॉर्टेज के पीछे रीजन ये है कि कोविड के दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में कार का बिक्री बिल्कुल ही कम हो गया। कम हो गया तो कार कंपनियां ऑर्डर कम कर दी। तो जो चिप मेकिंग कंपनियां हैं उनको एक दूसरा रास्ता दिख गया, क्योंकि लोग काफी ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल खरीदने लगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। तो कंपनियां जो अपना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को डिवोट कर दी कि चिप जो बनाएंगे वो लैपटॉप और मोबाइल के लिए बनाएंगे। और इसके बाद जब कार का बिक्री अचानक से शुरू हुआ ज्यादा, आपको पता है पेंट डिमांड के कारण भी, तो वो सब जो सप्लाई साइड था, वो सप्लाई साइड उतना जल्दी पिकअप नहीं कर पाया, वहां से डाइवर्ट करके फिर कार के तरफ में आना। तो ये कार का मैन्युफैक्चरिंग जो है, मतलब कार कंपनी को तो पहले तो नुकसान हुआ कोविड के कारण, और अभी जो मतलब इनको जो प्रॉफिट हो सकता था वो प्रॉफिट डिलेड है, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं कर पा रही है। तो कार का टोटल कॉस्ट का अराउंड 40% जो होता है वो चिप का कॉस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बिटकॉइन के बारे में न्यूज है। तो बिटकॉइन का दाम इधर में काफी ज्यादा बढ़ा, $44,000 ये हो गया। एक टाइम में जब 90 और 20,000 भी जाता था तो उसको लोग बोलते थे कि बहुत ज़्यादा इसका दाम हो गया है। तो बिटकॉइन का काफ़ी दाम हो गया। इसके पीछे एक रीज़न भी है। इसके पीछे रीज़न है कि टेस्ला कंपनी जो है वो रिवील की है कि वो $1.5 बिलियन जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट की है। और साथ ही साथ वो भी ये भी अनाउंस की है कि हम पेमेंट जो होगा अपना कार का वो बिटकॉइन से भी लेंगे। तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है बिटकॉइन का, चूंकि बढ़ गया, मतलब देखिए, बिटकॉइन इज नॉट फिएट करेंसी, आपको अच्छा से पता है। एंड ऑल्सो इट इज नॉट लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब है कि सरकार इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है। लेकिन अगर कोई कंपनियां आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसको कंपनी अगर बोल रहे कि हम तो इस पैसा लेंगे, तो ये जो लोग रखे हैं इनको एक सिक्योरिटी मिलता है कि मेरा जिस चीज में कोई इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक एक क्या है बिटकॉइन? इट इज जस्ट अ कोड। तो वो कोड अपने पास रख के अगर कोई ये सिक्योरिटी मिल जाए कि चलो हमको तो हमको तो कम से कम टेस्ला का कार ही खरीद लेंगे, तो इससे उस उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा तो उसका दाम भी बढ़ेगा। तो खैर, अभी और भी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, AT&T है, पिज्जा हट, सबवे, अमेरिका में ये लोग पेमेंट ले रहे हैं। AT&T कंपनी जो है, टेलीकॉम मेजर, ये पहली कंपनी थी अमेरिका की जो ये पेमेंट लेना शुरू की। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें खुद से और समझें। इस तरह का आर्टिकल याद करने के लिए हम नहीं देते हैं कि आप इसका एक एक डेटा को रटें। हम मेरा ये पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस केवल और केवल ये होता है कि बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उस टर्मिनोलॉजी से आप फैमिलियर हो जाएं। अगर वो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है तो मेरे से बात करें। अब इसमें सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी है हम दे चुके हैं, इसलिए उसको अभी बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। और पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बोलेंगे। इसमें बताना ये चाह रहा है, जो ऑथर है, ऑथर बोल रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि वी शिफ्ट रिकवरी होगा, कुछ लोग बोलते हैं के शिफ्ट रिकवरी होगा। ये राइटर बोल रहा है कि एक्चुअली हम एक डेकेड में हमारा जो रिकवरी, मतलब हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, दैट इज लाइक दिस, लाइक दिस, इन्वर्टेड वी। और वो बोल रहे हैं इन्वर्टेड वी में आने में हम लोगों को कोविड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम कोविड से पहले ही इन्वर्टेड वी में जा रहे थे।
तो इसमें कुछ एस्टिमेट्स का बात किया है, तो आप लोगों से थोड़ा हम क्वेश्चन पूछेंगे कि जो बजट में जब फिगर दिए जाते हैं, तो आने वाले साल के लिए जो फिगर होते हैं वो एस्टिमेट्स होते हैं। दे आर एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये जो नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट्स होते हैं उनको क्या एस्टिमेट बोलते हैं? उसमें एस्टिमेट को क्या बोलते हैं, कि उसका नाम क्या होता है एस्टिमेट का, किसी भी चीज का? जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो उसको बोलेंगे एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो उस एस्टिमेट का एक नाम देती है सरकार। बताए हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। ये है हमारा 18-19 फाइनेंशियल ईयर ही लिख दे रहा है, 1920 और 2021। देखिए, सरकार अभी 2021 की फाइनेंशियल से शुरू होने से पहले बजट लाई। तो बजट में जब वो बताती है, कोई फिगर बताती है कि इस साल के लिए क्या नंबर होगा, तो उसके लिए जो टर्म यूज करती है सरकार, उसको बोलती है बीई, बजट एस्टिमेट ऐसा बोलती है, बजट एस्टिमेट। थोड़ा ये करें, दूसरा ईयर का भी देख लें। अगर वो इस ईयर का ला रही है, यहां पे खड़े होकर बोल रही है, तो उसको बोलेंगे बजट एस्टिमेट। सोचिए, द फिगर इज 80,000 करोड़। तो हमको ये जानना ये है कि सरकार जब यहां पे खड़ी होकर के इसी ईयर के बारे में फिर से एक बार बोलती है कि कितना हुआ, बोलेगी कि बोले तो थे 80,000, बट नो, इट इज 78,000 करोड़। तो इसको, ये जो 78,000 करोड़ क्या है, ये तो बजट एस्टिमेट था, यहाँ पे खड़े होकर बोल रही थी। अब यहाँ पे खड़े होकर बोल रही कि नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ था, ये है एक नंबर। पूजा बोलिए। सर रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट, मेरा क्वेश्चन आप ही से है, लीडिंग क्वेश्चन। क्या रिवाइज एस्टिमेट जो है वो फाइनल फिगर है? नो सर, ये फाइनल फिगर नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाकी रहता है उसके पहले ही बताती है। ठीक है, सही बोल रही है। तो जो फाइनल फिगर होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हाँ, ठीक है, हम बता रहे फिर फाइनल फिगर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं। ममता बोलिए। सर एक्चुअल, शायद वो इसको बोलते हैं एक्चुअल्स। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल्स। एक्चुअल्स आते आते ना टाइम लगेगा। इस साल का बजट एस्टिमेट आया, रिवाइज एस्टिमेट आया, रिवाइज एस्टिमेट फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और कभी इधर में जा करके उसका एक्चुअल्स आएगा। टाइम लगता है एक्चुअल्स आने में, वो काफी एडजस्टमेंट होते हैं, तो एक्चुअल्स आते हैं, लेट से आते हैं। तो ये राइटर ये दिखाया है कि सरकार जिस भी साल में, ये राइटर जो दिखाया बोल रहे हैं, सरकार जिस भी साल में खड़ा हो करके इधर में बोली है कि इतना बजट एस्टिमेट है, किस चीज का? जीडीपी का। वो जीडीपी का बजट एस्टिमेट जो है वो ज्यादातर केसेज में वो कम हो गया है। मतलब सरकार जितना सोची है जीडीपी एस्टिमेट, उससे वो कम हो गया है। तो एक साल का वो बढ़ता हुआ दिखाया है। तो ये कुल मिलाकर के डेटा पढ़ के आपको लगेगा, पता चलेगा कि हमारा जो कोविड के पहले ही हमारा, ये राइटर का कहना है कि इन्वर्टेड वी शेप्ड जो है जीडीपी का ग्रोथ इन्वर्टेड वी शेप्ड था, और इसलिए हम लोगों को रियल में हम आगे, मतलब हम लोग 21-22 में तो ऑलमोस्ट 21-22 में किस साल का फिगर को रीच करने वाले हैं?
किस साल का फिगर को हम लोग मतलब टच कर देंगे? ये हो गया हमारा 920। हाँ, पूजा बोलिए। सर 2019। ये फिनेंशियल टर्म में एक ये नहीं बोलते, एक साल का भी नहीं बोलते। या तो 18-19 होगा, 19-20 होगा। सर 18-19। अच्छा, हम हाँ ना नहीं बोल रहे हैं। ममता भी हाथ उठाइए, बोलिए ममता। सर 19-20 होगा ना? 19-20 वाला फिगर को हम पकड़ेंगे। देखिए 1920 में हमारा नॉर्मल ग्रोथ था। आप सोच के देखिए नॉर्मल ग्रोथ कैसे था, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है 24 मार्च से। तो लॉकडाउन हुआ है 24th, तो इसका मतलब है ईयर तो कंप्लीट हो चुका था। तो इस साल में कोई डिस्टरबेंस नहीं था 1920 में। डिस्टरबेंस ईयर ये ईयर है 2021। इसमें नेगेटिव ग्रोथ रहेगा 7-7.7, और पॉजिटिव ग्रोथ जो होगा वो फिर यहां से पकड़ेगा पॉजिटिव ग्रोथ। तो इसमें हम लोग 21-22 में घुस चुके हैं। तो यहाँ लास्ट में जो फिगर आएगा, सरकार खुद ही बोल रही है वो फिगर और ये फिगर सेम होंगे, ऑलमोस्ट 1-2% का फर्क होगा यहाँ। तो राइटर बोल रहा है चूंकि हम लोग कोविड के पहले भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा वो यही फिगर जो फाइनल हमारा आएगा उसी से हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, और ये सीन अच्छे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा। समझ में नहीं आएगा तो जब हम अगला क्लास लेंगे तो बात कीजिएगा मेरे से। अब ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, हमको नहीं लगता कि हमको कुछ बताने की जरूरत है। पढ़िएगा, और हम काफी कुछ बता दिए आप लोगों को, इसलिए हम इसमें इसको नहीं बता रहे हैं। सरकार जो अपना डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान की है, वो बोल रही है कि हम इस साल 1.7 लाख करोड़ का एसेट बेच देंगे, और हम सारा का सारा सेक्टर से एग्जिट कर जाएंगे, सारा का सारा सेक्टर से, एक्सेप्ट नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जिसमें रहना सरकार के लिए जरूरी है। सरकार ऐसे समझती है कि रहना तो जरूरी है, उसमें हम रहेंगे और बाकी से एग्जिट कर जाएंगे। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी हमारा जो प्रेजेंस रहेगा वो बेयर मिनिमम रहेगा। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, एक। दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, दो। तीसरा पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, तीन। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सरकार बोली है कि हम इसमें रहेंगे और बाकी से हम पूरी तरह से एग्जिट करेंगे, और इसमें रहेंगे भी तो बेयर मिनिमम रहेंगे। यानी सरकार एक बड़ा सा प्लान कर रही है बेचने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आर्टिकल है ये नया टाइप का है, बाकी बातें हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। नया टाइप का ये है, थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करें। ममता कुछ बोल रही है क्या? सर सारा नॉन स्टैटिक सेक्टर एग्जिट करे और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेगी। ऐसे सेक्टर में ना बेयर मिनिमम रहेगी, बेयर नॉन स्ट्रेटेजिक में, स्ट्रेटेजिक। पूरा स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक। अच्छा, नॉन स्ट्रेटेजिक में खत्म, अपने आप को बाहर कर लेगी, और स्ट्रेटेजिक में बेयर मिनिमम रहेगी। ओके। जैसे यहाँ पे आपको दिखा के हम समझा सकते हैं, ये बैंकिंग में, बैंकिंग इज स्ट्रेटेजिक सेक्टर, लेकिन इसमें हमारा प्रेजेंस को बेयर मिनिमम कर देगी। ट्रांसपोर्ट इज स्ट्रेटेजिक सेक्टर, बट वो बेयर मिनिमम क्या, तो रेलवे का काफी सारा बात को वो हटा देगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आई है ये बिल्कुल नया है। इसको समझाने से पहले आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे।
देखिए, एक कंपनियां होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, और एक होता है पार्टनरशिप। तो जिसको पब्लिक भी बोलते हैं, मतलब कि पार्टनरशिप कंपनियां होंगी तो अ, company is different from its owner generally. थोड़ा सा बात करते हैं। सोचिए कंपनी है, एक कंपनी में आप माल सप्लाई कर रहे हैं। सोचिए कि बिल्डर है, उसको आप सामान दे रहे हैं। सोचिए बालू का सप्लाई कर रहे हैं। दो कंपनियां हैं, एक कंपनी जो है प्रोप्राइटरशिप है, एक ही उसका मालिक है, और दूसरा जो कंपनी है उसमें दो मालिक है, पार्टनरशिप कंपनी। तो हमको जानना ये है कि आपका दो ये कंपनियां हैं, ये एक कंपनी है जिसमें दो पार्टनर है और एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। हमको जानना ये है कि इसके जो दो पार्टनर है यहाँ पे है और यहाँ पर एक सिंगल प्रोप्राइटर से, हमको जानना ये है कि बालू का सप्लाई जो है वो रिसिप्ट है आपके पास में, लेकिन पैसा नहीं मिला आपको, तो आप केस कर दिया, दोनों कंपनी पर केस हो गया। हमको जानना ये है कि केस करते समय कोर्ट में गए और कोर्ट में तीनों जो हैं वो सोना का मोटा मोटा चेन पहन के आए हुए, पूरा लदे है गोल्ड। तो क्या आप कोर्ट को बोल सकते हैं कि मेरा पैसा दिलवा दीजिए, इनका सोना वोना देखिए पहने हुए हैं, ये इनका देखिए ऐसा, मतलब सब सुख सुविधा का भोग कर रहा है और मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मेरा पैसा दिलवा दीजिए लोग से, ये लोग पास पैसा का कमी नहीं है, आप देख ही रहे हैं। तो क्या आपका पैसा मिलेगा या किस कंडीशन में मिलेगा? आतिफा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो भी वो ज्वेलरीज वगैरह पहने, जो भी। क्या आप लोग सहमत है? और नहीं सहमत है तो हाथ उठा के रखिए और नहीं तो हाथ डाउन कीजिए। एनीवेज, सर प्रोप्राइटरशिप में कंपनी और जो उसका ओनर है दोनों सेम लीगल एंटिटी होता है, और पार्टनरशिप में कंपनी और ये दोनों पार्टनर्स अलग अलग एंटिटीज हैं। तो फिर इसमें किस में मिलेगा पैसा? प्रोप्राइटरशिप में सर। ठीक है, सही बोल रहे हैं। देखिए, इस कंपनी में द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, इस कंपनी में लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, इस कंपनी में लायबिलिटी इज लिमिटेड, इसमें नहीं मिलने वाला पैसा। वो जब कभी भी लिक्विडेशन होगा तो वहां से वो भले बिल्डिंग बेच करके और आपका पैसा कोर्ट दिलवा दे कि ये बिल्डिंग है, ये कंपनी का बिल्डिंग है, इससे पैसा दे दो, लेकिन उसका पर्सनल प्रॉपर्टी ना अलग अलग होता है। लेकिन ये जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ये बता दे रहे हैं कि सरकार अभी एक लॉ बना रही है, ये इस तरह के ये भी इंडिया में एक टाइप का कंपनी होता है जिसको बोलते हैं 1% कंपनी। तो 1% कंपनी अगर कोई बनाता है तो उसका भी लायबिलिटी जो होता है लिमिटेड हो जाता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। प्रोप्राइटरशिप वाला नहीं, 1% अगर कंपनी बनाया हुआ है, अगर वो उस रूट में गया हुआ है, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा हुआ 1% कंपनी के रूप में, तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो कुछ कानून है, आतिफा बोलिए। सर तो प्रोप्राइटरशिप वाले में पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम हो सकता है? पूरा अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पूरा पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम हो जाएगा। ओके। तो लेकिन अभी जो सरकार जो कानून बनाई है 1% कंपनी में, तो 1% कंपनी जो होगा उसमें लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। पहले से कंपनियां थी और कंपनियां इस सरकार इस तरह कंपनी को और भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नया कानून बनाई हुई है, हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं 1% कंपनी को लेकर के।
तो इसमें पेड अप कैपिटल और टर्नओवर से लेकर के कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, मतलब कि कितना कैपिटल तक 1% कंपनी चलेगा तो उसका लायबिलिटी से मुक्त रहेगा, उससे ऊपर हो जाएगा तो उसको पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। और टर्नओवर जो होगा उससे भी रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन है। अब पेड अप कैपिटल क्या है वो भी बता दे, किसी को पता है क्या, व्हाट इज पेड अप कैपिटल? किसी कंपनी में कितना पैसा लगाया जा सकता है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। और किसी कंपनी में एक्चुअली कितना पैसा लगा हुआ है, दैट इज पेड अप कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1% कंपनी इज ए कंपनी दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जस्ट 1 person. They are different from private company which require 2 members, at least 2 persons. अनिमेश बोलिए। एक्चुअल पैसा जो लगा हुआ है, मतलब क्या सर, नहीं समझे। मतलब सोचिए किसी कंपनी में 100 करोड़ लगाने तक का परमिशन है, दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन रियलिटी में पैसा जो लगा हुआ है वो 40 करोड़ ही लगा हुआ है, इन्वेस्टर्स जो लगाए हुए हैं, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो सिंगल पर्सन कंपनी, 1% कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हम बोले प्रोप्राइटरशिप, दे डिफर सिग्निफिकेंटली। कानून की नजरों में क्या है? सिंगल पर्सन कंपनी में द पर्सन एंड कंपनी आर कंसिडर सेपरेट लीगल एंटिटीज। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड द सेम। ठीक, तो ओनरशिप जब प्रोप्राइटरशिप रहेगा तो बिजनेस ओनर एक ही बात है, कंपनी अलग नहीं होती है, तो लायबिलिटी को लेकर के ये अलग हो जाता है। 1% कंपनी में लायबिलिटी इज लिमिटेड, जितना पैसा उसमें लगाया हुआ उतना ही तक उसका लायबिलिटी है 1% कंपनी में, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड डिफरेंट लीगल एंटिटीज। ठीक है, तो यहां पर कंपनीज एक्ट में 2013 से ये नियम है, जे ईरानी कमेटी का रिकमेंडेशन पर ये नियम बने थे, और अभी जो है वो चेंजेस किए गए हैं। पहले पेड अप कैपिटल जो था वो 50 लाख था मैक्सिमम, अब इसको बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया है। पहले जो टर्नओवर था दैट इज 2 करोड़ था, इसको 20 करोड़ कर दिया। इसके अलावे एनआरआई को भी पहले परमिशन नहीं था, अब एनआरआई भी ऐसा बिजनेस इंडिया में खड़ा कर सकते हैं। और इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में पहले था कि कम से कम अगर 182 डेज बिताए हैं पिछला साल, तभी वो ऐसा कंपनी खोल सकते हैं। अब उसको भी कम कर दिया, 120 डेज भी अगर इंडिया में रहे हैं तो वो 1% कंपनी खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है जिल्ट बॉन्ड्स, तो चलिए आप लोग बताइए व्हाट आर जिल्ट बॉन्ड्स। बस, तो पिछला बार भी आ गया है। बोलिए अनिमेश, बोलिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जिल्ट रेट्स बॉन्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये है, क्या न्यूज क्या है जिल्ट बॉन्ड्स का, जिल्ट एड्स बॉन्ड्स न्यूज क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का?
तो बता चुके हैं, टेस्ट भी हो चुका है। पूजा बोलिए। सर ठीक से याद नहीं है, लेकिन रिटेलर लोग इसमें खरीद सकते हैं जी से। ये रिटेलर कौन होते हैं? सर मतलब जो ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, ज्यादा ठीक पैसा है, वो जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया है। पहले इसको कौन लोग खरीदते थे निमेश? सर कंपनीज लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड याद नहीं सर। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले खरीदते थे, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स या प्राइमरी डीलर्स। अब क्या है कि वो लोग तो खरीदेंगे। अब जो होगा, अब जनरल पब्लिक के लिए भी इसको आरबीआई ओपन करने जा रही है। तो हम लोगों को जो अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो कहाँ खोलना पड़ेगा, किस प्लेटफॉर्म पर? इससे हम पिछला बार क्वेश्चन भी पूछे थे, मतलब इस टॉपिक से। बोलिए निमेश। सर डीमैट अकाउंट खोलना होगा क्या? ना, डीमैट अकाउंट के थ्रू तो अभी भी आप बिडिंग कर सकते हैं, मतलब अभी भी पॉसिबल है। उसके एग्रीगेशन करके 5 करोड़ करके उसका खरीदारी हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं है। इट इज ई कुबेर प्लेटफॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। अनिमेश बोलिए। आरबीआई। हाँ, ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है आरबीआई का प्लेटफॉर्म है। वहां पर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो आप जिल्ट एड्ज बॉन्ड भी खरीद पाएंगे। तो अभी जो उसका जो ई कुबेर में एक NDS-OM है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। नहीं, अभी जो हम लोग अभी जो काम होता है उस पर, तो स्टॉक एक्सचेंज उसको एक्सेस करते हैं अभी, और उसके थ्रू अभी लोग खरीद रहे थे। तो अभी और भी एक रास्ता था, दूसरा रास्ता था कि म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद ले। मतलब म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो डेब्ट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, और बैलेंस्ड भी होते हैं। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते, तो वो सॉवरेन बॉन्ड में वो लोग पैसा मतलब वो अच्छा, सॉवरेन बॉन्ड में वो म्यूचुअल फंड भी पैसा लगा सकते हैं आपका। अच्छा, हमको थोड़ा थोड़ा एक एक बात पूछना है, छोटा छोटा बात, कि ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, दिस सिक्योरिटी इज कॉल्ड डेटेड सिक्योरिटी। आप लोग को याद होगा कि मैक्सिमम कितना साल तक का हो सकता है, अगर ये परपेचुअल बॉन्ड नहीं है तो? बोलिए ममता। 3 साल तक। क्या आवाज नहीं आ रहा? सर ट्रेजरी में सर 1 साल की रहता है, कुछ कुछ जो 3 साल तक रहता है। डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी जो रहता है, हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़े थे, इट इज फ्रॉम 5 years to 40 years।
हालांकि 1 साल से ऊपर का भी हो सकता है, बट ये सरकार 5 years to 40 years का डेटेड सिक्योरिटी जारी करती है। अगर डेटेड सिक्योरिटी 1 साल से भी कम का हो तो इसको क्या बोलते हैं? हाथ उठाइए। 1 साल से भी कम का हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो क्या बोलेंगे? इस सिक्योरिटी को क्या बोलेंगे? बोलिए अनिमेश। ट्रेजरी बिल। इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप लोग का इसमें तो बहुत वीकनेस है, इसमें मतलब पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है कि लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं पता है। अब और हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, सरकार ये सब ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी क्यों जारी करती है? हमको ये तो गेज करे हम कि आप लोग जानते कितना है, नहीं तो फिर हमको शुरुआत से शुरू हो जाना पड़ेगा। आखिरकार सरकार ये सब डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल क्यों मार्केट में इसको जारी करती है? बहुत बहुत खराब हाल है कि ऐसा तो नहीं है। एक कल कार्टून देख रहे थे कि ये स्टूडेंट लोग जो था अपना लैपटॉप और मोबाइल लेके सोया हुआ था बिस्तर पे, और टीचर जब कुछ बोल रहा था तो खाली यस यस बोल के फिर सो जा रहा था। तो कहीं ऐसा हाल ना हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिजी है बहुत लोग। खैर नहीं, शाश्वत बोलिए। सर मार्केट से पैसा निकालने के लिए, मतलब अंदर खत्म करने के लिए। मार्केट से पैसा निकालने के लिए नहीं शाश्वत, ये आप मिक्स कर दिए, आरबीआई का पॉलिसी और सरकार का पॉलिसी को मिक्स कर दिए। एक्चुअली गवर्नमेंट इस कारण से नहीं जारी करती है, नया सिक्योरिटी क्रिएट जब करती है ना, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में आरबीआई आप बोल सकते हैं कि आरबीआई ऐसा करती है। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी उसके पास है तो करती है, ओएमओ थ्रू ओएमओ। लेकिन गवर्नमेंट नया सिक्योरिटी अगर बना रही है बिल्कुल फ्रेश, तो ये कारण नहीं है। बोलिए अनिमेश, बोलिए। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। नहीं, कम कम कैसे होगा फिस्कल डेफिसिट? मीरा बोलिए। सर सरकार को इंस्टेंट पैसा चाहिए। हाँ, सीधा सा सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को पैसा वैसा नहीं है, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए। सरकार और सिक्योरिटी क्रिएट करेगी। फिस्कल डिफिसिट हो चुका है, सरकार बोल चुकी है फिस्कल डिफिसिट होगा। उस फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए अनिमेश कुछ बोल रहे हो और आप? ऑफ बजट बोरिंग बोल सकते थे। नहीं, ऑफ बजट बोरिंग भी नहीं है। नहीं ठीक है। नहीं है वो। अब सुनिए आप लोग सब ध्यान से, हमको लगता है या तो हम बताए नहीं है, या कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, या कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। तो पिछला बार आप लोग क्यों एक्सेप्ट किए मेरा सारा का सारा बात को, वो भी हमको समझना पड़ेगा। जब नहीं समझ में आया तो मुद्दा उठ भी गया था। तो अनिमेश और कुछ बोल रहे हैं आप? नो। अब हमको बताना पड़ेगा पूरा बात। सुनिए, ये जो है ये है हमारा गवर्नमेंट। अब ध्यान से आप सुनते रहिए आप लोग। इस गवर्नमेंट के पास अब पैसा नहीं है, यहां पे है आरबीआई। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कोविड आ गया, सब कुछ बंद था, लोग कमाए नहीं, टैक्स नहीं दिए, खर्च करना पड़ा, बहुत सारे मैटर्स है। ये जो है ये अब इसको पैसे चाहिए तो क्या करेगा? यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को बेच देगा। तो एक कॉफर भी बनाते हैं, कॉफर इंडस्ट्री का बेचा हुआ पैसे इसमें आ जाएगा। चलो कुछ पैसा तो आया, काम नहीं चल रहा है। तो फाइनल जो डिसीजन है वो है ट्रेजरी बिल या फिर डेटेड सिक्योरिटी। चले हम बोल रहे जिल्ट एज फंड्स। तो ये सब जो होगा वो जारी करेगा
किसको देगा? आरबीआई को देगा। आरबीआई को दे करके बोलेगा कि हमको पैसा दो। आरबीआई बोलेगी अभी तो फिलहाल पैसा नहीं है मेरे पास, बोल सकती है आरबीआई, तो हम इसको बेच देते हैं मार्केट में। तो ये जो होगा वो मार्केट में जाएगा। मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होंगे इसको खरीदेंगे। अब बताइए कितना मिनिमम पैसा लगा करके खरीदेंगे? 1 लॉट। मीरा बोलिए। 5 करोड़। 5 करोड़। तो 5 करोड़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है, लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्ट जनता नहीं खरीद रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई को लग रहा है कि इस तरह से तो पैसा आ नहीं पाएगा, बहुत पैसा चाहिए। तो वो क्या इस बार बोल रही है कि इस बार हम लोगों को बोल रही है आप लोग ही अकाउंट खुलवा लीजिए नई कुबेर में, ये अभी तक पहला बार ऐसा है। तो हम लोग अकाउंट खुलवा लेंगे, तो छोटा छोटा बिड, छोटा छोटा नॉन कॉम्पिटिटिव बिड, छोटा छोटा बिड हम लोग डाल सकते हैं कि हम लोग को चाहिए, और हम लोगों को 50,000 1 लाख रुपए का हमारे अकाउंट में, मतलब वहां पर जो हमारा अकाउंट रहेगा वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा कि ये है। तो जैसे आरबीआई बोलेगी इस दिन बिडिंग होगा, बोलती है वो इस दिन बिडिंग होगा, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके बिडिंग करेंगे। उसके बाद 2-4 दिन जो भी होगा उसके बाद वो हमारा आ जाएगा। तो अगर हम लोग 5 इयर्स का रखे हुए हैं तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका इंटरेस्ट रेट को पूजा बोलिए। डिस्काउंट रेट। नहीं, सरस्वत बोलिए। कूपन रेट। इसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं कूपन रेट। जो आप बोल रही हैं डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट ही कभी इंटरेस्ट बन जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो अलग तरह का सिक्योरिटी होता है। कोई बता सकता है वो कौन सा सिक्योरिटी है जिसमें एक्चुअली डिस्काउंट ही इंटरेस्ट है? उस तरह का जो सिक्योरिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं, अनिमेश बोलिए। कमर्शियल पेपर। नहीं, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। उसमें कूपन रेट ही नहीं होता, जीरो कूपन, इंटरेस्ट नहीं देंगे। जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे पिछले बार, कोशिश कीजिएगा ध्यान से सुनने का। अगर कुछ काम दूसरा कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। ये पेपर में बहुत कुछ बता दे रहे हैं। ये पेपर में लिखा हुआ है 1 लाख रुपी, 1 लाख। तो ये जो है दिस इज एट पार। एट पार क्या है? 1 लाख इज एट पार, मतलब 1 लाख का पेपर है। इसमें क्या लिखा रहेगा? 6%। 6% इज व्हाट? इट इज कूपन रेट। कूपन रेट। एक दूसरा पेपर देखिए, लिखा क्या है? 1 लाख। लिखा क्या है? जीरो कूपन। कोई कूपन नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी 91 डेज। पैसा कब वापस मिलेगा? 91 डेज के बाद। मान लेते इसका मैच्योरिटी 5 इयर्स। इसमें लिखा रहेगा पेड हाफ ईयरली। तो आप बताइए इसमें कितना पेड लिखा रहेगा? इसमें लिख रहा है पेड हाफ ईयरली 6%, पेड हाफ ईयरली। इसमें कितना लिखा रहेगा? पेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल। हमको शक है कि बहुत लोग बहुत कैजुअली सुन रहे हैं, बड़ा ग्रुप है।
इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछते, खैर। सुजाता बोलिए। सर आप जीरो कूपन वाला में पूछे ना, तो उसमें कुछ नहीं लिखा होगा ना, क्योंकि तो जीरो इंटरेस्ट पे है ना। हाँ, जब इंटरेस्ट देना ही नहीं है तो फिर 3 महीना, 6 महीना और साल भर क्या, कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे हम। ये जीरो कूपन है तो कुछ नहीं करेगा, तब क्या क्या तब कोई लगाएगा क्यों? इसलिए लगाएगा कि बिडिंग के दिन ही। श्वेता कुछ बोल रही है? नो सर। ममता कुछ बोल रही है? सर हम उसका आंसर बोलने वाले थे। हम बोलिए। सर वो बिडिंग के लिए डिस्काउंट में मिलेगा। हाँ ठीक है, वो खत्म हो गया था, वो आपका लगता है नेट नहीं चल रहा ठीक से। अच्छा, तो यहाँ पर बिडिंग के दिन में लोग जो होगा, इसको कोई 90 का बिडिंग करेगा, 90,000, कोई 95,000 का बिडिंग करेगा। जो लोग ज्यादा बिडिंग करेंगे, और आरबीआई को जितना बेचना होगा, आरबीआई फिक्स रखती है कि कितना हमको बेचना है आज, उतना में ये निकल जाएगा। हो सकता है आज का दिन में ये 94,000 में ये निकल गया, तो 94,000 में लोग खरीद लिए, और 91 डेज के बाद उनको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्ट रेट उनको मिला, दिस इज व्हाट बिडिंग इज, जीरो कूपन बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 लाख है, इसमें 6%, क्या इसका भी बिडिंग होगा? आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या इसका भी बिडिंग होगा? पूजा बोलिए। नो सर। हम पूछ रहे हैं अभी, हाँ हाँ नहीं कर रहे हैं हम, गलती हुआ कि कई सारे क्वेश्चन नहीं पूछे ऐसा। सुजाता? होगा। अनिमेश? सर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। नहीं, हम रिटेलर का बात नहीं कर रहे हैं। ममता? सर अगर ये न्यू है तो नहीं होगा, और अगर पहले से ये है तो फिर हो। शाश्वत? सर डायरेक्ट जब गवर्नमेंट देगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पार्टी अगर किसी और को देगा तो उसमें नहीं अपना नहीं, तो करवाए जो फर्स्ट टाइम की करवाना, बात कर रहे हैं ना, तो तो फर्स्ट टाइम। नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, हम बता रहे हैं, अब सुनिए। इसका बिडिंग होगा बिडिंग होगा, फर्स्ट टाइम में भी होगा बिडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे बिडिंग होगा? सरकार 1 लाख लिखी है, 6% लिखी है। अब कुछ लोग खरीदने वाले वो बोलेंगे ना, हम तो 99 में ही खरीदेंगे, करेंगे वो, हम 99 में खरीदेंगे, तो ये बिडिंग होगा। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, कुछ लोग इसको 101 में भी बिडिंग कर देंगे, या 102 में, जो भी होगा बिडिंग होकर के निकल जाएगा। और अब सेकेंडरी मार्केट में भी इसी तरह से ये अब बिकेगा, जो भी लिखा रहेगा हमेशा 1 लाख, लेकिन इंटरेस्ट रेट आरबीआई जिसके हाथ में भी रहेगा, जिसके हाथ में रहेगा उसको हर 6 महीना पर ये मतलब 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके वो लास्ट में पैसा दे देगी। तो ये जो है ये काम हम जैसा बता रहे थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर रहे थे, और अभी जो होगा रिटेलर को भी मौका मिल जाएगा ये काम करने का। तो बात एक उठता है कि क्या रिटेलर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, समझिए बात को, कि जो रिटेलर इसको 5 साल के लॉक रहना चाह रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको रखना है और इंटरेस्ट लेना है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी सेफ। बैंक में कितना पैसा सेफ है, आप लोग बताइए? अनिमेश बताइए। शाश्वत बताइए। 2 लाख। अनिमेश को फिर मौका दे रहे हैं।
नहीं सुने थे सर, ब्रेक हो गया था नेट। तो फिर हाथ क्यों उठा? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं सर, वो आप जब बोले अनिमेश बोलिए तब ब्रेक हुआ। बैंक में कितना पैसा ओ सेफ हाँ। 5 लाख। ममता? सर पर बैंक 5 lakhs। 5 लाख रुपए जो है दैट इज गारंटीड, इतना सेफ है। तो सवरेन जो बॉन्ड है, सवरेन बॉन्ड में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई आदमी के पास अगर 5 लाख से ज्यादा रुपया है और बहुत डरता हो तो वो बैंक में 5 लाख रुपया रखेगा और बाकी सवरेन गारंटी में डाल देगा, बॉन्ड खरीद लेगा। उसका पैसा उसको लगेगा कि मेरा पैसा जाएगा तो कहीं नहीं, मेरा पैसा कभी नहीं डूब सकता है, ये पैसा जो है 5 लाख बैंक में नहीं डूबेगा और मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो ये कहाँ कहाँ पे एडवांटेज है वो बता रहे हैं कि सवरेन गारंटी वाला जो पैसा है, अगर आप लॉक इन रहना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तो पैसा बहुत सेफ है। इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो तो मिलता ही है, वो बैंक से थोड़ा कम होता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन आपका सेफ्टी जो है वो काफी ज्यादा है। एक तो दूसरा बात यह है कि जो लोग इंटरेस्ट रेट का अप्स एंड डाउन से नहीं प्रभावित होना चाहते हैं, या मान लीजिए अभी आप बैंक में जो मैक्सिमम पैसा डाल सकते हैं दैट इज 10 ईयर्स एफडी, 10 ईयर्स के बाद आपका रेट रिवाइज हो जाएगा और आपको लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं रेट गिर जाए तो हम तो फिर से नया एफडी कराएंगे तो रेट तो कम हो जाएगा, तो हमको 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर देना है और ये 40 ईयर्स तक हम कोई रेट वोट से हमको में नहीं चक्कर में नहीं पड़ना है, तो वहां पर भी सेफ है। लेकिन उनके लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, रिटेलर के लिए, कि जो इसको ट्रेड करना चाहता है, मतलब खरीद के कभी बेच देना चाहता है, तो वो सेफ नहीं है। क्योंकि ये अंदाज लगाना एक रिटेलर के बहुत मुश्किल है कि आगे जाकर के इसका रेट गिरेगा बॉन्ड का या बढ़ेगा। अगर सोचिए कोई आज के दिन में 102 बिडिंग करके और वो ले लिया है 1 लाख का सामान, कल को हो सकता है इसका 90 में बिडिंग शुरू हो जाए, तो अगर ऐसा है तो रिटेल इन्वेस्टर जो होगा उसको नुकसान कर लेगा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता है कि क्या फैक्टर्स वैसे है जो इसका दाम को, कैपिटल गेन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर होता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर किसी कंट्री में हो जाए तो बॉन्ड का रेट गिरता है, किसी से वार हो जाए बॉन्ड का रेट गिरता है, बहुत ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट हो जाए बॉन्ड का रेट गिरता है। तो ये सारे के सारे कारण बॉन्ड गिरने के कारण है। बाकी उल्टा साइड से सोचे तो बॉन्ड के रेट बढ़ने के कारण है। तो बॉन्ड का रेट अगर गिरेगा, पूजा क्या बोल रही है? सर ये बिडिंग बीच में जो मतलब 5 साल के पहले जो होगा उसके बारे में बताइए। हाँ, 5 साल के बाद इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट में हो रहा था, वो भी बता दे रहे हैं। आप अनिमेश का पहले क्वेश्चन सुन लेते फिर बताते हैं। वॉर में क्यों रेट गिरेगा सर? हाँ बता रहे, ये जो है पहला वो पूजा का बात करते हैं कि आप आरबीआई से खरीद लिए, आप खरीद लिए और अब हम आपसे मांग रहे हैं कि पूजा हमको दे दीजिए। तो आप 5 साल से पहले ही अगर 1,02,000 में खरीदी है, आपको पैसा की जरूरत है, तो या तो 1,02,000 में बेच देगी, या आपको लगेगा कि नहीं हम थोड़ा और पैसा लेंगे, बहुत अच्छा मेरे पास चीज है, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है 2% मिलता है, तो 6% है, तो हमको तो 1.5 मिलना चाहिए, तो हम 1.5 भी आपको दे सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट। एक बार बिक चुका ओरिजिनल पेपर, अब वो आपस में बिक रहा है, तो आपस में बिकने टाइम में रिटेल इन्वेस्टर जो होगा वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये पता नहीं फ्यूचर क्या हो। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड में, जो लोग खुद आपका पैसा से गवर्नमेंट के सिक्योरिटी खरीदे हुए, उन लोगों का आइडिया होता है सही टाइम पे खरीद और सही टाइम में बिक्री करके और आपका जो इनकम है उसको मैक्सिमाइज करेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाएगा। तो अगर जिसको बार बार खरीदना बेचना है उसके लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। वार के टाइम में या कभी भी जब सवेरेन गारंटी है ना, इसका जब सवेरेन गारंटी खराब हो जाएगा, वार के टाइम में खराब हो जाएगा सवेरेन गारंटी, कि गारंटी जो देने वाला है सवेरेन क्या है, कंट्री, तो कंट्री जो गारंटी दी है वो कंट्री ही हो सकता है बर्बाद हो जाए, तो वो गारंटी को कौन पूरा करेगा? एक खुद ही कर्ज में डूब जाए, कर्ज में डूबने के कारण करेंसी का वैल्यू बिल्कुल गिर जाए, तो करेंसी का वैल्यू अगर गिर जाएगा तो करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा तो बॉन्ड का वैल्यू भी गिर जाएगा। जो लोग इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं इसमें, सोचिए 1 लाख रुपया में, और मार्केट में अगर करेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा,
तो इंटरेस्ट रेट 20% पहुंच गया, तो 20% पहुंच गया तो अब इस बॉन्ड को कौन पूछेगा? और वार के बाद ऑक्शन, अब देखिए कोविड है, तो कोविड के बाद अभी अब यहाँ पे थोड़ा हार्डनिंग होने लगा ये का इन्फ्लेशन का, उसको कंट्रोल करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। और वार टाइम में तो जब यहाँ पर तो प्रिंटिंग नहीं हुआ ना, लेकिन अगर प्रिंटिंग भी हो सकता है कि सरकार जो है वो करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे, तो वैसे हालत में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है, कई बार तो करेंसी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर आफत में है, बहुत बुरा हाल में है, तो बॉन्ड का जो रेट होगा वो गिर जाएगा। तो बॉन्ड का रेट जब गिरेगा, आप लोग को पहले कहीं पढ़ाए है, तो उसमें एक वर्ड आता है यील्ड। तो बॉन्ड का जो रेट है वो 1 लाख से बॉन्ड का रेट 102 के हो गया, तो यील्ड जो है बढ़ा या घटा? यील्ड मतलब जो बिक रहा था बॉन्ड 1 लाख में, वो अब 1,02,000 में 2000 में बिक रहा है, तो यील्ड बढ़ा या घटा? ये वाला भी हम क्वेश्चन का आंसर आप लोग किए हैं। सना बोलिए। घट जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कैसे, इसका बेसिस क्या है, जो आंसर की उसका किस बेसिस पे की? उतना तो याद नहीं सर अभी। अच्छा अच्छा, अनिमेश। सर ये यील्ड हो गया आपका इंटरेस्ट रेट प्रोबेबली, अगर बॉन्ड का ये अभी नहीं बताएंगे एट लास्ट। हाँ? अच्छा शाश्वत बोलिए, क्योंकि पहले बता चुके हैं, देखते किसको याद है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। शाश्वत। सर जैसे अगर 100K पे अगर हम 6% पे अगर मिला था, तो 102K का अगर 6% करेंगे तो वो कम पैसा हमको, मतलब उस हिसाब से मतलब मेरा परसेंटेज जो है घट जाएगा, मतलब जो इंटरेस्ट ठीक है परसेंटेज ठीक होगा। है, एक्सेप्ट किया, सही बात है। जब 1 लाख रुपए लगाए थे आपको 6% आपको मिल रहा था, यानी 6,000 रुपए आपको मिल रहा था, 6,000 1 लाख लगाने के बाद। लेकिन अब क्या है, आप 1,02,000 लगा रहे हैं, तब आपको 6,000 मिल रहा है, तो आपका तो इनकम कम हुआ ना, प्रॉफिट कम हुआ। पहले 1 लाख लगा के जो पहले खरीदा था वो 1 लाख लगा के 6%, उसको 6,000 कमा रहा था। अब 1,02,000 लगा के 6,000 कमा रहा है, तो यील्ड गिरा, जैसे दाम बढ़ा यील्ड गिरा। अनिमेश क्या बोल रहे हैं? डाउन कर लिए सर हम, नेट इश्यूज है। अच्छा, तो ये जो है आपको क्लियर हम कर दिए बात कि यील्ड जो होता है यहाँ पे 6,000 ही इज यील्ड मतलब परसेंटेज, तो यहाँ पे 6% का यील्ड है। 1 लाख लगा के 6,000 कमाए, बाद में 1,02,000 लगा के 6,000 कमाए, तो ये क्या हो गया कि ये यील्ड कम हो गया। इस पर्सन का यील्ड जो हुआ कम हो गया, क्योंकि वो ज्यादा लगा के उतना ही पैसे कमा रहा है। ममता क्या बोल रही है? सर बॉन्ड का दाम तो इसमें तो बॉन्ड का दाम तो बढ़ेगा तब ना यील्ड का। वही तो क्वेश्चन था मेरा, बढ़ाई तो ये 1 लाख से 1,02,000 कर दिए। हाँ वही, लेकिन वो पहले तो आप पूछे थे कि बॉन्ड का दाम घटेगा तो यील्ड कम होगा। ऐसा पूछे थे? बाकी लोग बताइए, तो हम ऐसा पूछे थे क्या? यस सर, पहले तो ऐसे ही। अच्छा अच्छा, आप रुक जाइए ना, आप ना। नहीं सर, आप पूछे थे कि 102 हो जाएगा तो यील्ड बढ़ेगा या घटेगा। तो आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अच्छा एक काम करते हैं, हो सकता है ममता सोचे कि सना, तो हम भी एक, सना भी एक, कोई और भी कोई थोड़ा कंफर्म कीजिए तुम क्या पूछे थे। वही जो सना बोली सर। ठीक है ममता, आप मान लीजिएगा। हाँ यहाँ पे पूछे थे सर, यहाँ पे वही पूछे थे, लेकिन उससे पहले ऊपर में वो वॉर के टाइम में पूछ रहे थे ना, तो सर आप बोले थे कि वो क्या होगा। अच्छा ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। आप समझ में नहीं आ रहा, आपका आवाज भी कट रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सरकार एक प्लान कर रही है कि कंपनियों को 4 डेज अ वीक का भी शेड्यूल में वो काम करा पाए कंपनियां। तो अब कंपनियों का ऑप्शन होगा 4, 5 और 6 डेज अ वीक। प्राइवेट कंपनियां में खास करके ये सिस्टम होगा। तो 4 डेज अ वीक अगर वो काम कराएंगी तो क्या इसमें बहुत फायदेमंद है एम्प्लॉय के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तब काम करने का जो आवर होगा वो बढ़ करके 12 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराना है एक वीक में। तो 4 ही दिन काम करेंगे तो 12 आवर्स, 5 दिन काम करेंगे तो जैसे, तो ये कंपनियों को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से डे को फिक्स कर सकती है। सरकार कोविड के दौरान जो फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनका प्राइसिंग जो है वो फिक्स की थी। तो वो 6 बैंड्स जो है वो 6 बैंड का प्राइसिंग फिक्स की थी। देखते हैं 7 बैंड्स, तो 7 बैंड्स का प्राइस फिक्स की थी। तो बैंड क्या है? अगर 40 मिनट का ड्यूरेशन है या उससे कम तो फर्स्ट बैंड है। तो उसमें जो लोअर लिमिट फिक्स की थी 2000, अब उसको बढ़ा करके 2200 कर दिया लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो था उसको 6000 था, उसको बढ़ा करके 7800 कर दी। ठीक, आप समझ पा रहे बात को कि प्राइस रिवीजन अपवर्ड की है। उसी तरह से 40 मिनट से ज्यादा का अगर फ्लाइट हो तो ये सब बैंड्स है, तो उसमें वो कुछ चेंज किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये लिमिट लाई ही तो कोविड के टाइम में। आप लोग बता सकते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट लाने के पीछे क्या कारण है? क्यों गवर्नमेंट जो होती है वो एयरलाइंस को कोविड के दौरान बोले कि इस अपर और इस लोअर लिमिट में ही आपको प्राइसिंग लेना है, इस इतना ज्यादा मैक्सिमम ले सकते हैं, ये कम ले सकते हैं, क्यों? अनिमेश बोलिए। सर एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस ना हो सके टिकट्स के। तो फिर लोअर लिमिट क्यों? अपर का तो समझ में आ गया। ममता बोलिए। ताकि कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग ना कर। हाँ, इसमें है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग ना हो जाए, कंपनियां एक दूसरे से कंपटीशन में इतना नीचे न चल जाए कि उनको लॉस होने लगे, और लॉस होने के बाद में बैंकरप्ट हो जाए और बंद हो जाए। तो इसीलिए बोला गया कि इससे कम भी आपको नहीं लेना है। ठीक, सरकार को कंसर्न था, ये कोविड के में इस तरह कंसर्न ज्यादा थे, और इसीलिए सरकार ये की थी। अभी फिर से बैंड को रिवाइज की है, थोड़ा अप की है बैंड को रिवाइज, दोनों चीज को, लोअर को भी ऊपर कर दिया, अपर को भी ऊपर कर दिया। कारण ये है कि अभी जो फ्यूल है वो फ्यूल काफी ज्यादा इनका महंगा हो गया है। तो एयरलाइंस कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? ममता बोलिए। सर एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल। हाँ, ये जो एटीएफ यूज करते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। एनएसी का एक को लोकेशन इशू था। ये इशू काफी इम्पोर्टेंट है, और ये इस पे एक फैसला आया हुआ है। इसको किसी को पता है व्हाट इज को लोकेशन इशू? कोई बताएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि सब हम कभी ना कभी बताए हैं। अच्छा ममता, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, ये लोग को नहीं पता है, हम बता दे रहे हैं। देखिए, को लोकेशन इशू क्या है कि एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सर्वर है, और ये जो है उसका प्रेमिसेज है। इस सर्वर में क्या है,
इस सर्वर में स्टॉक मार्केट में का डेटा जो है, आप समझिए यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज ये कनेक्टेड है, यहाँ पर है 5paisa.com कनेक्टेड है, यहाँ पर SBI का सिक्योरिटी है कनेक्टेड है, ये यहाँ पर क्या है कोटक, यहाँ पे हम लोग जैसे लोग ये खड़े हैं, कोटक से कनेक्टेड है, ये 5paisa.com से करे, ये चलिए शेयर खां है, ये शेयर खां से भी लोग कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। आप लोग बता सकते हैं हम जो ये एंटिटी बना रहे हैं तो रेड कर देते हैं, ये जो एंटिटी बना रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये जो एंटिटी है इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? 5paisa.com, कोटक सिक्योरिटी, शेयर खां, ये सब क्या है? पूजा बोलिए। सर इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है। नहीं, उसका कुछ नाम होता है ना, अनिमेश बोलिए। सर ब्रोकर। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकर। तो यहाँ इस केस में स्टॉक ब्रोकर, तो ये ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर जो हैं ये NSE का सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग इन लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारा ऑर्डर जो है हमारा ब्रोकर लेकर के NSE को देता है। NSE हम कोई कंपनी है, कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, ONGC का शेयर हम प्राइस दिए 3000, ये 3000 प्राइस हम दिए, ये यहाँ पे गया। अगर यहाँ पर कोई पर्सन, यहाँ का कोई पर्सन, एक सेल करने वाला पर्सन जो है वो 3000 प्राइस रखा हुआ है, तो हम दोनों का डील हो जाएगा, कंफर्मेशन यहाँ से यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा, और ये जो मेरा शेयर है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा कोटक सिक्योरिटीज के पास। तो वो जो मेरा डीमैट अकाउंट के साथ जो कनेक्शन रहेगा उस डीमैट अकाउंट में मेरा शेयर चल जाएगा। तो ये इस तरह से काम होता है। तो प्राइसिंग जो होते हैं वो यहाँ पे प्राइस जाते हैं, तो यहाँ से प्राइस यहाँ जाने में टाइम लगता है और यहाँ से प्राइस यहाँ जाने में टाइम लगता है। तो NSE पर एक केस हुआ था, एक विसल ब्लोअर बोला था ऐसा कि NSE क्या की है कि कुछ लोगों को अपना कैंपस में ही जगह दे दी है, कुछ ब्रोकर्स को। चलिए रेड था तो रेड ही बनाते हैं। कुछ ब्रोकर्स को अपना कैंपस में ही जगह दे दी है और डार्क फाइबर यहाँ पे कुछ लगाए हैं फाइबर, जिससे ये NSE से काफी जल्दी ये डेटा ले सकते हैं और डेटा दे सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन का एक असिमेट्री हो गया। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है वो इंफॉर्मेशन इन लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले मिल जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो इसका इनको एडवांटेज मिल रहा है, इनको पता है कि यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है और एक्चुअली यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है। कोई शेयर गिर गया है, थोड़ा सा गिर गया है, तो गिर गया है तो इनको पहले पता चल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा लेट से जाएगा। तो ये जो था NSE अपना कैंपस में कुछ ब्रोकर्स को जगह दे दिया था और डार्क फाइबर लगवा करके स्पीड बढ़वा दिया था। इससे इनको इंफॉर्मेशन NSE का सर्वर से लेने में जल्दी हो जा रहा था। इसमें NSE पर फाइन हुआ और NSE को जो इससे NSE जो पैसा इन ब्रोकर से कमाया, वो जो ब्रोकर लोग को फाइन हुआ, NSE को फाइन हुआ, उसका न्यूज है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये NSE ये काम जानबूझ के करवाई थी, मतलब इसमें एक करप्शन है। जो NSE के जो ऑफिशियल्स थे जो इसमें सम्मिलित थे वो लोग रिजाइन कर दिए थे बाद में। तो जो नया मैनेजमेंट आया वो सेबी को बोला कि कंसेंट मैकेनिज्म यूज कर लीजिए। सेबी इंक्वायरी कर रही थी। कंसेंट मैकेनिज्म क्या होता है? कंसेंट मैकेनिज्म में जो कंपनी एक्यूज होती है वो बोलती है हम फाइन तो दे देंगे, लेकिन ना मेरे ऊपर में चार्ज कंफर्म हुआ, न ही हम बरी हुए। ठीक है, विदाउट एडमिशन और डिनायल ऑफ गिल्ट एक मैकेनिज्म होता है। जब कोई केस होता है, सेबी के पास में कोई केस आए, तो कभी कभी सेबी एक मतलब कुछ केसेज में जो एक्यूज्ड है वो बोल सकता है कि केस को बंद कीजिए, पैसा ले लीजिए। ना हम ये बोल रहे हैं
कि हम गलती किए हैं, ना हम ये बोल रहे हैं कि हम गलती नहीं किए हैं। इसको बोलता है कंसेंट मैकेनिज्म। लेकिन इसमें सेबी रिफ्यूज कर दी थी, इंक्वायरी की थी और वो फाइन और जो प्रॉफिट था उसको वापस ली। दुनिया में हम 5G का ट्रेन हमको लगा था कि हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हम 2G और 3G का ट्रेन जो है हम छूट गया। मतलब सारी दुनिया में 2G जब आया तो 2G आया तो हम लेट से 2G शुरू कर पाए। हम दिखाते हैं 2G जो है इंडिया में वो 4 साल लेट था, 3G 10 साल, 4G 7 years। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा इंफ्रा अगर अच्छा नहीं रहेगा, कोई कंपनी यहाँ पर ऐसी एस्टैब्लिश होनी चाह रही है जो को इंटरनेट का काफी स्पीड चाहिए, तो वो 4G का स्पीड अगर उसको चाहिए था तो इंडिया में 7 साल बाद वो घुसी होगी। सारी दुनिया में काम करने के बाद इंडिया में आई होगी लेट से। तो हम सारा का सारा बस को मिस किए। 5G का बस जो था हम लोग को लगा कि हम लोग इसको पकड़ लेंगे। दुनिया में जैसे जैसे रोल आउट शुरू होगा वैसे वैसे इंडिया में भी रोल आउट शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बोल रही है कि हम सरकार को बहुत सरकार को क्रिटिसाइज की है कि सरकार जो स्पेक्ट्रम को नीलाम करने में जिस स्पेक्ट्रम का यूज इस 3G टेक्नोलॉजी के लिए होगा उसको वो लेट कर रही है, प्लस उसका जो रिजर्व प्राइस है यानी जो मिनिमम प्राइस पर उसको बेचा जाएगा वो भी काफी ज्यादा है। हमारा पर कैपिटा इनकम देख करके प्राइस को कम करना चाहिए और डिले कर दी है। पिछला ही साल अप्रैल या मई में बात हुआ था कि टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया जाएगा। कंपनियां बोली थी कि हमको टेस्ट करने दीजिए, अप्रूवल दीजिए, वो अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। तो ये बोल रहे हैं कि इस साल का लास्ट तक लगता है कि अब शुरू हो पाएगा या अगला साल का शुरुआत तक थोड़ा बहुत पॉपुलेशन को हमारा मिल पाएगा, जबकि दुनिया का 20% पॉपुलेशन होगा वो 5G से कनेक्टेड हो चुका होगा। तो ये कुल मिला के ये है कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो पैनल सरकार को लेड बैक अप्रोच और डिले इन कंडक्टिंग 5G ट्रायल में आड़े हाथों लिया है और बोल रहा है कि हमको नहीं लगता है कि ये हम लोग 22 तक भी हम लोग कर पाएंगे। जबकि काफी कंट्रियों में, चाइना सबसे पहले शुरू किया चाइना में, और काफी कंट्रियों में ये फैल चुका होगा। चाइना में 8% पॉपुलेशन ऑलरेडी कवर्ड है। जब 5G का बात करते हैं, 5G जो है वो 4G से 20 गुना ज्यादा फास्ट है। मतलब 4G का मैक्सिमम स्पीड 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड हो सकता है। लेकिन आपको पता है इंडिया में 3G हो या 4G हो वो चलता उसी स्पीड से है। बहुत अच्छा चलेगा तो 20 Mbps चलेगा, तो Gbps का तो बात ही छोड़ दीजिए। और आप देख ही रहे हैं कि शुरुआत में हमको यहाँ पर भी कितना प्रॉब्लम हुआ था लेने में क्लास। अभी ममता भी फेस कर रही है, 4G का हालत ये है। लेकिन थियोरिटिकली 1 Gbps का स्पीड हो सकता है और इसका 20 Gbps का हो सकता है। तो फोन में तो जो ये फायदा होगा अपने जगह पे है, बट इसका फायदा जो है IoT में खास करके होने वाला है। IoT किसको किसको पता है व्हाट इज IoT? IoT के लिए बहुत जरूरी है 5G के बिना IoT नहीं होगा। पूजा बोलिए। सर इंटरनेट ऑन थिंग्स गलत। आतुफा बोलिए।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वो मशीन टू मशीन जो कनेक्शन ठीक कम्युनिकेशन है, होता है। पूजा का इंटरनेट ऑफ नहीं था, इंटरनेट ऑन थिंग्स था शायद, थोड़ा सा एक बीच वाला गलत था। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये सामानों का इंटरनेट है। तो सामानों का इंटरनेट का एक एग्जांपल अभी इंडिया में हम दे सकते हैं। इंडिया में जो कार्स कुछ आई हुई है, जैसे MG हेक्टर या किया का जो भी गाड़ी आ रहा है, या हुंडई का वेन्यू, ये कार आप इस कार को कॉल कर सकते हैं, आपका फोन इसको कॉल कर सकता है, उसमें सिम है। यानी कि आप कहीं भी घर में रह के आपका कार कहीं पर पार्क है तो वहां पे उसको लॉक कर सकते हैं, नॉट थ्रू वाईफाई और ब्लूटूथ, थ्रू IoT। तो IoT उसमें आपका ऐप जो होगा उसको कॉल करके बोल देगा कि वो अपना AC चालू कर दो, दिस इज IoT। तो ये IoT में स्पीड का काफी जरूरत है, नहीं तो काम नहीं करेगा। और IoT का फाइनल जब हम लोग को मतलब बड़ा यूज जब दिखेगा, जब ऑटोमेटेड कार्स हो जाएंगी, ऑटोमेटेड कार्स जब होंगी, जब वो आप ड्राइवरलेस कार हो जाएंगी, खुद चलेंगी, तो वो एक दूसरा कार से आगे आ रही है कार, पीछे आ रही है कार, वो सर्वर से कनेक्ट करके और डेटा लेंगी। तो ये काफी जरूरत पड़ेगा, सर्वर बेस्ड होगा। तो ममता कुछ बोल रही है क्या? सर के लिए हैंड रेज की। हाँ, आपका हाथ रेज ही रह जाता है। एक केस है, ये केस है, एक कंपनी है, उसका नाम है GM। जनरल मोटर्स महाराष्ट्र की कंपनी है जो लॉस मेकिंग है। ये कंपनी को एक चाइनीज कंपनी को बेचना चाह रही थी। तो सरकार जो है, आप बताइए, चाइनीज कंपनी को बेचने के लिए इसको किस सरकार से परमिशन लेना होगा, और क्या चाइनीज कंपनी के लिए मतलब क्यों लेना पड़ेगा परमिशन चाइनीज कंपनी से बेचने के लिए? ममता बोलिए। सर यूनियन गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा परमिशन। क्यों लेना पड़ेगा? अभी कुछ खास बात है क्या? चाइना के केस में कुछ खास बात है क्या? भी अगर होगा तो उसको लेना पड़ेगा अप्रूवल। अच्छा, आपका आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा, कट के आ रहा है, तो हम उस आपका बात को इग्नोर किए। ये जो है, आपको याद होगा HDFC बैंक में चाइनीज बैंक का 1% शेयर एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो हमारी सरकार एक नियम लाई कि कोई भी हमारा जो लैंड बाउंड्री से सटता हुआ जो कोई भी कंट्री है, अगर वो हमारे यहाँ पर एक्विजिशन करता है और वहां से हाँ वो आता है, एक्विजिशन करता है, या FDI आती है, तो उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक रूट में नहीं होगा, चाहे कोई भी कुछ भी हो। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया कि चाइनीज कंपनी को बेचना चाह रहा है। यूनियन गवर्नमेंट अभी तक परमिशन दी नहीं है, ना भी नहीं की है, फाइल पड़ा हुआ है रेड टेप। तो ये फाइनली सोची कि चलो कंपनी बंद कर देते हैं। तो कंपनी बंद करने गई तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम कंपनी नहीं बंद कर सकता है, कंपनी नहीं बंद कर सकता है, लेबर को पेमेंट करते रहो। तो ये बड़ा सा GM के लिए बड़ा मुसीबत वाला बात है कि बेचने देंगे नहीं और कंपनी बंद करने देंगे नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि हम इसके लिए लीगल एक्शन लेंगे। ये मतलब लॉ जो है वो हमारे साइड में है। तो ये था मुद्दा आपका GM मोटर्स का। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रोकते हैं क्लास को। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ममता कुछ बोल रही है क्या? सर हम तो बोल रहे थे वही आंसर, तो आप नहीं सुने। नहीं, हम कैसे सुने? ये इंटरनेट का तो बताए ना हम। तो हम मेरा अगर वैसा कुछ होता कि हम डायरेक्ट सुन लेते तो हम जरूर सुने होते, घर से सीधा अगर हम सुन लेते तो। हमको नहीं लगता कि कोई भी सुना होगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि केवल हम नहीं सुने हैं या हम इग्नोर किए हैं। कोई नहीं सुना है, नहीं सुना होगा। हाँ, आतुफा क्या बोल रही है?
सर रेड टेपिज्म तब बोलते हैं जब फाइल को होल्ड कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, मतलब गवर्नमेंट। थोड़ा सा क्लियर करे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, बात आसपास ही है। बट रेड टेपिज्म तब होता है जबकि ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए रूल्स काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इस कारण से फाइल जो होता है वो अटक जाता है एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। वो फाइल मूव नहीं करता है। हम उसका एग्जांपल थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेड टेपिज्म इस हद तक होता है। हम LIC ऑफिस में गए थे, तो LIC ऑफिस में एक हमको पॉलिसी सेंटर करना था। अभी वो भी हो नहीं पाया है। हमको लगता है कि वहां पर जाके कुछ मेरा बहस होने वाला है अब। तो वो बोला कि फॉर्म लेके भर दीजिए। तो बोले कि फॉर्म दीजिए, तो बोला रुकिए वो आएगा तो देगा। तो रुके, तो थोड़ी देर बाद वो आया जिसको देना था फॉर्म। वो उस आदमी का बगल से फाइल, वो बगल में रखा हुआ था वो जो फॉर्म था, फॉर्म जो देने वाला था, और बगल से निकाल के हमको दे दिया। ये काम ये आदमी भी कर सकता था, लेकिन इसका काम नहीं था तो वो नहीं दिया। दिस इज रेड टेपिज्म। ये ऑफिस का नियम होता है। वो नियम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिससे फाइल मूव नहीं। अब सोचिए, हो सकता है कि हमको बोलता कि अगला दिन आइएगा, आज फॉर्म देने वाला नहीं है, तो फॉर्म तो बगल में ही था। तो ये मतलब सरकारी ऑफिसेज में या इन लोगों के पास में या गवर्नमेंट के पास फाइल्स कई बार पड़े रह जाते हैं। दिस इज रेड टेपिज्म। एक एग्जांपल बहुत अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत कुछ खुल गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा है। न्यूज आते रहता है कि आज कैबिनेट का मीटिंग है, तो मीटिंग है तो उसमें जो फाइल्स होंगे वो किसी कारण से मूव नहीं कर रहे होंगे। कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके कारण से मूव नहीं कर रहे हो, तो जिसको साइन करना है अथॉरिटी और साइनिंग अथॉरिटी वहां पे नहीं हो या कुछ भी, तो वो फाइल नहीं मूव करने के कारण देखिए इतना दिन से मैं देखा जाए तो सब कुछ ओपन है, नहीं खुल पा रहा है क्योंकि फाइल नहीं मूव कर रहे हैं। हाँ अनिमेश बोलिए, फिर पूजा से बात करेंगे। सर कस्टमर न्यूट्रलिटी क्या है? एनवीडिया वाला न्यूज़ में था। अच्छा हम बात करते हैं, पूजा बोलिए। सर हम भी बोल रहे ना सर, हम जो अपना मोबाइल चोरी का कंप्लेन लिखवाने गए थे, हाँ हाँ तो वहां पे मतलब एक तो पहले कंप्लेन नहीं लिख रहा था, फिर हम बोले कि मतलब कि मेरा स्विच ऑफ हो गया, हम तो स्विच ऑफ भी नहीं किए थे। तो ऑर्डर एक कर दिया कि ठीक है इनको फॉर्म दे दो। फिर मतलब ऐसे ही कर कि कोई बोल रहा वो देंगे, कोई बोल रहा वो देंगे, बोला आएगा तब मिलेगा फॉर्म। फिर बहुत देर के बाद एक आदमी आया, सर वो दिया फॉर्म, फिर उसका मतलब बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस था, बहुत टाइम लग गया सर उसमें। हाँ, तो सरकारी ऑफिस में ये है रेड टेपिज्म, जिसमें मतलब बोलने को तो है कि नियम जो होते हैं काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो फाइल मूव नहीं करते हैं, तो मूव नहीं करते तो बोलेंगे कि हाँ इट इज रेड टेपिज्म। ये सरकारी ऑफिस में होता ही होता है। हम मतलब अब इस केस में जैसा हम बता रहे हैं, इस केस में तो खैर नियम से हट के भी ये लोग मेरे से बात कर रहा है कि उसका साइन करा के लाओ, उसका साइन करा के लाओ, बहुत कुछ है। तो हाँ, वो इसमें जो अनिमेश हम समझ पाए हैं कि ये जो ARM जो ये लोग बनाया, जो चिप बनाता है, उस चिप में चिप्स का अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री चिप बनाना रहे, उसको स्केलिंग अप करने के लिए, तो वो बना पाएगा, क्योंकि वो कंपनी का मॉडल जो है वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नहीं बना रहे। एक चीज बना दी है, उसमें आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, तो वो वहां पे कस्टमर न्यूट्रलिटी बोलना चाह रहा है। हम इसको ओपन सोर्स जैसा समझते हैं इसको, कि ये पता है सबको कि इसमें क्या है और ये कैसे स्केल अप होगा, इसको कैसे काम लिया जाएगा। सारे हाँ, कस्टमर्स को इक्वली और न्यूट्रली वो एक चिप हाँ, वो देगा। चिप जो है वो किसी कस्टमर के पास जाएगा तो एक ही जैसा बिहेव करेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, और किसी कुछ पूछना है? तो कल का आप लोग का लगता है करंट अफेयर्स ही होगा। झारखंड थोड़ा सा रुका हुआ है, तो दोनों टाइम होगा। हम शायद कल क्लास नहीं ले, तो दोनों टाइम ममता लेगी, और 2 भी अलग अलग वीक का होगा, एक करंट वीक और एक पिछला वीक। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं पिछला वीक का है, और करंट वीक का भी कल शुरू हो जाएगा। तो दोनों टाइम होगा कल क्लास। तो क्लोज करें।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।